वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नावल तुम साथ हो कैसा लग रहा है? अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। पहली तस्वीर, वो एक लड़की के साथ कैफेटेरिया में बैठी थी। दूसरी तस्वीर, वो क्लास में एक शख्स के सामने खड़ी थी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थी। तीसरी तस्वीर, वो उस शख्स के साथ बैठी थी। चौथी तस्वीर, वो यूनिवर्सिटी के बाहर उन दोनों के साथ खड़ी थी, मगर अब साथ एक और लड़का भी था। वो चारों हंस रहे थे। वो उसकी हंसी पर उसकी नजरें रुक गई थी। उसने अमल की जानिब जूम किया था। वो हंस रही थी। वो ये बनावटी हंसी नहीं थी। आखिर कौन थे ये लोग जिनके साथ वो इतनी खुश थी? उसने मोबाइल उठाकर किसी को कॉल की थी। मुझे इन 3 लोगों के बारे में मालूम करके बताओ, कौन है, क्या करते हैं और इससे क्या ताल्लुक है इनका। एक ऑर्डर पास करके उसने मोबाइल फेंकने के अंदाज में रखा था। अब उसने दोबारा इन तस्वीर को देखा था। तुम एक ही शख्स के साथ 4 तस्वीर में क्यों नजर आ रही हो माई हार्ट? इसकी तस्वीर को जूम करके उसने कहा था, जैसे वो उसी से कह रहा हो, जैसे वो उससे पूछ रहा था, जैसे वो उसे सुन रही थी। व्हाट? वो तकरीबन चीखता हुआ खड़ा हुआ था। उसके अचानक चीखने से अमर उछल कर पलटी थी। हाथ सीधा दिल पर रखा था। क्या हो गया है मुस्तफ़ा? डरा दिया तुमने मुझे, डरा दिया? तुम कह रही हो कि मैंने डरा दिया? वो तो जैसे किसी सदमे में कह रहा था। अमल अमल अमल, तुम जानती हो तुमने क्या किया है? अब वो बकायदा चक्कर लगाने लगा था। ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो? आम सा अंदाज था। ऐसा क्या कर दिया? वाह वाह वाह, ऐसा क्या कर दिया? मैडम, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया है? उसके सामने आकर वो कह रहा था, शहजाद शाह के राइट हैंड से जा मिली हो तुम। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो जानती हो क्या होगा तुम्हारा? उसकी बेवकूफ़ी पर वो हैरान था। पहचाना तो नहीं ना, और अगर पहचान भी लिया तो क्या कर लेगा? शहजाद शाह के पास ले जाएगा ना मुझे। वही तो मैं चाहती हूँ, वही तो मैं जाना चाहती हूँ। वो अब भी पुरसकून थी। वो तुम्हें मार डालेगा अमल, उसका बाजू पकड़कर कहा था। वो मुझे मार चुका है मुस्तफ़ा, मरा हुआ इंसान मरने से नहीं डरता, उसने कहा था। और मुस्तफ़ा ने अब अपना सर पकड़ लिया था। तुम अब उससे बात नहीं करोगी, बस, हतमा अंदाज में कहा था। तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसका अंदाज भी अटल था। मास्टर, तुम मास्टर को भूल रही हो अमर। वो जैसे उसे याद दिला रहा था। उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? अंदाज तंजिया था। तो याद रखो अमल, मास्टर को मालूम हुआ तो क़यामत आ जाएगी। वो उसे डराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मुझे किसी क़यामत से डर नहीं लगता, और तुम्हारे मास्टर की क़यामत से तो बिल्कुल भी नहीं। वो इंतहाई लापरवाह थी। डरना चाहिए, तुम्हें डर लगना चाहिए। अभी उन्हें जानती नहीं हो तुम। बहुत कड़क इंसान है वो, गलती माफ नहीं करते और ना ही दूसरा मौका देते हैं। उन्हें अगर तुम्हारी इस हरकत का मालूम हो गया तो तुम तो गई। अपनी गर्दन से हाथ गुजारते हुए उसे गर्दन के कटने का इशारा दे रहा था, जिस पर अमल बेख्तियार मुस्कुराई थी। तुम्हें क्या लगता है मुस्तफ़ा, क्या उसे मालूम नहीं हुआ होगा? और अमल के इस जवाब ने मुस्तफ़ा को हैरान कर दिया था। क्या मतलब? मतलब ये कि उसे मालूम हो, यही तो मैं चाहती हूँ, इसलिए तो किया है मैंने ये। माना खेज अंदाज था, होंठों पर मुस्कुराहट थी। और इससे क्या होगा? वो उसकी सोच की गहराई तक जाना चाहता था, जहाँ वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद वो मजबूर हो जाएगा मेरे सामने आने पर। उस पर एक मुस्कुराहट उछालकर वो अपने कमरे की जानिब मुड़ गई थी, जबकि मुस्तफ़ा वहीं खड़ा उसे ज्यादा देख रहा था। तो यानी जंग शुरू हो गई है, वो सोच कर रह गया था। अगली सुबह वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो आज भी उसे मुस्तफ़ा किचन में चाय बनाता नजर आया था। तो तुमने चाय बनाने की ड्यूटी अपने सर ले ली है? शेल्फ के पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए उसने कहा था। यही समझ लो, जल्दी उठने की आदत है मुझे और काम भी करना होता है। चाय का कप उसके सामने रखते हुए कहा था। क्या काम करते हो तुम? अब उसे अब पूछने का ख्याल आया था। बॉस का असिस्टेंट हूँ। किसी का डाटा निकालना हो, किसी की जासूसी करनी हो, किसी पर नजर रखनी हो, हैकिंग करनी हो, और इस तरह का हर काम कर लेता हूँ। फखरिया अंदाज था। इंटरेस्टिंग, फिर तो मेरी मालूमात भी निकलवाई होंगी। चाय का घूंट भरा था। ऑफ कोर्स, और तुम्हारी मालूमात सिक्योर भी करती हैं ताकि कोई और तुम्हारा पास ना जान पाए। गुड। वैसे तुम्हारे मास्टर क्या करते हैं? चाय का कप रखते हुए पूछा था। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, दोस्ती के साथ साथ बॉस की वफादारी भी तो निभानी है, तंजी अंदाज में कहकर वो खड़ी हुई थी। कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत जल्द मुझे सब मालूम हो जाएगा, कहकर वो वहां से जा चुकी थी। मुस्तफ़ा ने गहरी सांस लेकर अपना मोबाइल उठाया था। नजर किसी के कुछ देर पहले आए मैसेज पर गई थी। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया?
نہیں، ایک مختصر سا جواب دے کر اس نے موبائل واپس رکھا تھا۔ آخر دوستی بھی تو نبھانی تھی۔ وہ آج پھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی جبکہ شانزی ابھی تک یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھی، آپ کیسے ہیں؟ بیگ سے ایک بک نکالی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ پھر کلاس میں پروفیسر آئے تھے، دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کلاس کے دوران ہی شانزی بھی آ گئی تھی اور اسے آنکھ مار کر وہ پیچھے رکھی خالی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ مسکرائی تھی اور اس کی یہ مسکراہٹ ساتھ بیٹھے فرحاد نے بھی دیکھی تھی۔ لگتا ہے لیکچر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو، سرگوشی کی تھی اور عمل حیران ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے تو بورنگ لگ رہا ہے، اس نے غلط فہمی دور کی۔ سچ میں؟ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ جی کیوں، آپ کو نہیں لگ رہا کیا؟ اس نے پوچھا تھا۔ لگ رہا تھا، مگر آپ کو مسکراتے دیکھا تو احساس ہوا شاید یہ اتنا بھی بورنگ نہیں، مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اور عمر نے کچھ دیر ایسے ہی اسے دیکھا تھا۔ میں شانزی کی ایک حرکت پر مسکرائی تھی۔ اس نے نظر سامنے پھرتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ اچھا، کہہ کر وہ بھی سامنے دیکھنے لگا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ شانزی کے ساتھ کلاس سے باہر نکلی تھی جب فرحان نے اسے روکا تھا۔ کیسی ہیں مس شانزی آپ؟ اس نے شانزی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ بہت خوش لگ رہے ہیں، مانا خیز انداز تھا جس پر عمر نے اسے گھورا تھا۔ ٹھیک ہوں میں بھی۔ عمل، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ شانزی کو اگنور کر کے وہ عمل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جی ضرور، مگر کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں ایکچولی 3 مہینے تک یونیورسٹی نہیں آ سکا جس کی وجہ سے کافی لاس ہوا ہے۔ کیا آپ مجھے پچھلے دنوں کے اسائنمنٹس کاپی کر کے دے سکتی ہیں؟ اس نے کہا تھا اور عمل کا دل زور سے دھڑکا تھا مگر خوف سے۔ وہ 3 مہینے بعد یونیورسٹی آیا تھا تو کیا وہ اس کام میں شریک رہا تھا؟ وہ اسی سوچ کے ساتھ اس کا خون تیزی سے جسم میں دوڑنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وجود میں کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ عمل، اسے مسلسل خود کو گھورتے اور سوچ میں گم دیکھ فرحاد نے دوبارہ پوچھا تھا۔ ایکچولی فرحاد، عمل اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی کیونکہ یہ تو خود شہر سے بائی تھی، آپ کی طرح یہ بھی ابھی ہی واپس آئی ہے۔ شانزی نے جواب دیا تھا۔ شاید وہ عمل کی حالت سمجھ گئی تھی مگر سامنے کھڑے فرحاد کو کسی چیز نے چونکایا تھا۔ آپ بھی 3 مہینے بعد آئی ہیں، کیوں؟ کہاں تھی؟ اس نے سوال کیے تھے۔ جانے کیوں، ایکچولی یہ اپنے والدین کے ساتھ۔ شانزی، مجھے بھوک لگی ہے۔ عمر نے اچانک اس کی بات کاٹ دی تھی۔ شانزی کچھ حیران ہوئی تھی۔ آف کورس، مگر آپ پریشان مت ہو فرحاد، میں آپ دونوں کو کل نوٹس دے دوں گی، آپ دونوں آپس میں بیٹھ کر کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ تھینکس، فرحاد نے کہا تھا۔ نظر عمل کے چہرے پر تھی جیسے وہاں کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ اوکے بائے، وہ کہہ کر پلٹ چکی تھی جبکہ فرحاد ان دونوں کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے روکا کیوں تھا اور اچانک تمہیں کیا ہوا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے شانزی نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، میرے سر میں بہت درد ہے، بس۔ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ آر یو شیور کہ یہی بات ہے؟ اسے اب بھی شک تھا۔ کیا تمہیں کوئی اور بات ہونے کا انتظار ہے؟ چڑ کر سوال کیا تھا۔ انتظار تو ہے مگر کچھ اچھا ہونے کا، مانا خیز انداز تھا۔ دیکھتے ہیں، وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی جانب آیا تھا۔ کیا بات ہے، اچانک کیوں بلایا مجھے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے عمر نے پوچھا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ کون لڑکی؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ عمل، کیا جانتے ہو تم اس کے بارے میں؟ عمل نے دیکھا اس کے چہرے کا تاثرات خطرناک تھے۔ بس اتنا ہی کہ وہ شانزی کی دوست ہے، اس نے کہا تھا۔ مجھے آج شام تک اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل چاہیے، ہر ایک بات، ہر ایک چیز۔ ٹھہ ٹھہ کر ایک ایک لفظ ادا ہوا تھا۔ احمد نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ اس نے ایک ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ اب اندر آیا تھا۔ ریسیپشن پر جانے کے بجائے وہ لفٹ کی جانب بڑھا اور 4تھے فلور پر پہنچ گیا تھا۔ یہاں پر وہ پہلے ریسیپشن پر گیا تھا جہاں ایک لڑکا بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر مایا سے ملنا ہے ابھی، اس نے کہا تھا۔ لڑکے نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا آپ نے اپائنٹمنٹ لی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، مگر آپ انہیں بتائیں کہ مصطفیٰ آیا ہے۔ اس کا جواب سننے کے بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر مایا آپ سے ملنے کو مسٹر مصطفیٰ آئے ہیں۔ دوسری جانب جواب سنا تھا۔ اوکے کہہ کر ریسیور واپس رکھا تھا۔ آپ جا سکتے ہیں، اس نے کہا اور اپنے کام میں گم ہو گیا۔ جبکہ مصطفیٰ اب آگے بڑھا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی ایک فائل پڑھ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آیا تھا۔ میں آ جاؤں کہتے ہوئے وہ اندر آیا تھا۔ تم آ چکے ہو مصطفیٰ، کرسی سے ٹیک لگاتے اس نے کہا تھا۔ ظاہر ہے تم نے مجھے انکار تھوڑی کرنا تھا، کہتے ہوئے وہ بھی سامنے بیٹھ چکا تھا۔ چائے پیو گے یا کافی؟ ریسیور اٹھاتے اس نے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ تو میں سمجھ گئی ہوں، تم کبھی ہسپتال نہیں آتے، وہ بھی صرف مجھ سے ملنے، کہتے اس نے ریسیور واپس رکھا تھا۔ شام کا انتظار نہیں ہو رہا تھا مجھ سے، اس لیے آ گیا۔ کہو، کیا تم نے کسی کو بتایا؟ اس نے پوچھا تھا۔ مایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک خوف تھا۔ جانے کس سے؟ کیا مایا سے؟ کیا؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں آنے کا میرا مطلب ہے مایا، کیا کوئی جانتا ہے کہ ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں؟ تم مجھ پر شک کر رہے ہو مصطفیٰ؟ اسے اچانک ہی غصہ آیا تھا۔ نہیں،
میں شک نہیں کر رہا، میں صرف تم سے ایک سوال کر رہا ہوں، مایا مجھے سمجھو۔ وہ اسے اصل بات نہیں بتا سکتا تھا۔ کیا سمجھو میں؟ یہ کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو، تمہیں لگتا ہے میں عمل کے بارے میں کسی کو بتا سکتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، مصطفیٰ بھی کھڑا ہوا تھا۔ تم اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو مایا؟ میں نے ایک آسان سا سوال کیا، تم مجھے سیدھا سیدھا جواب دے دو۔ اسے واقعی مایا کا رد عمل سمجھ نہیں آیا تھا۔ نہیں بتایا میں نے کسی کو بھی۔ اب خوش جاؤ پلیز تم یہاں سے، کہتے ہوئے اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اوکے، وہ کہہ کر اس کے آفس سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ مایا اب دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے کال کرنے والے کا نام پڑھا اور پھر اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ اس وقت بات نہیں کر سکتی تھی، مصطفیٰ نے اسے الجھا دیا تھا۔ مایا کے آفس سے نکل کر وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ اسے مایا کا رد عمل کچھ عجیب لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سے کچھ چھپا رہی ہو، مگر کیا؟ اور یہی چیز اسے مزید ڈرا رہی تھی، اور عمل کے لیے فکر مند تھا۔ وہ شیشے کی بنی ایک شاندار عمارت تھی جس کے چوتھے فلور پر آؤ تو یہاں پورا سٹاف اپنے اپنے کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ کسی کی نظریں کمپیوٹر اور ہاتھ کی بورڈ پر چڑھ رہے تھے، کوئی پرنٹر سے بہت سارے پیپرز نکال رہا تھا، کوئی فائلز کا بنڈل لے کر یہاں سے وہاں جا رہا تھا، کوئی ٹیلی فون کان سے لگائے ہاتھوں سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ دیکھو تو یہاں ہر انسان اپنے اپنے کام میں مصروف اور ایک دوسرے سے لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک شخص باہر آتا ہے، درمیانی عمر، بلو پینٹ کوٹ پہنے، ہاتھ میں ایک فائل پکڑے وہ سیدھا چلتا ہوا ان سب کے درمیان سے گزرتا ایک آفس کے پاس پہنچتا ہے۔ اس نے رک کر اپنی ٹائی ٹھیک کی اور ایک لمبی سانس لے کر دروازے پر نوک کیا تھا۔ کم ان، بے حد سنجیدہ آواز آئی تھی اور وہ اس شخص نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس بلڈنگ کی طرف یہ آفس بھی کافی بڑا اور شاندار تھا، جہاں کی ہر شے قیمتی تھی، مگر میز کی دوسری جانب بیٹھا شخص نہایت ہی سنجیدہ تھا۔ وہ شخص اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماسٹر، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا، اور سامنے بیٹھے شخص نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ رپورٹ ہے، اس نے کہا تھا، میں نے ان سب کی معلومات جمع کرنی ہے ماسٹر۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل ان کی جانب بڑھائی تھی، جسے ماسٹر نے لے کر کھولا اور اب میں اس میں موجود کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام شانزے ہے، یہ اور عمل۔ ماسٹر نے اسے سخت نظر سے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے میڈم۔ سوری ماسٹر، وہ ڈر گیا تھا۔ کہو، کہتے ساتھ ہی وہ دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ شانزے اور میڈم کالج فرینڈز ہیں، ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ گھر میں صرف والدین کے علاوہ ایک بھائی اور بھابھی بھی ہیں۔ پہلا لڑکا احمد ہے، اس کا تعلق بھی ایک عام سے گھرانے سے ہے۔ ایک بہن ہے اس کی جو کہ چھوٹی ہے، تعلیم اپنی مکمل کر چکا ہے، یہ شانزے کا منگیتر ہے اور اس تیسرے شخص کا اسسٹنٹ اور ڈرائیور ہے۔ اس کے علاوہ وہ دونوں بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ وہ رکا تھا، ماسٹر نے اب فائل کا ایک اور صفحہ پلٹا تھا، وہاں ان تینوں کی تصاویر تھی۔ اس نے تیسرے شخص کی تصویر اٹھائی تھی۔ اور یہ کون ہے؟ تصویر نظر جماتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اس کا نام فرہاد ہے، یہیں کا رہنے والا ہے، اکیلا رہتا ہے، والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، دولت کی کمی نہیں ہے، باپ کافی دولت چھوڑ کر گیا ہے، اس کا استعمال کر کے اپنی تعلیم پوری کر رہا ہے اور اس کے بعد میڈیا جوائن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میڈیا میں اچھی جان پہچان بھی ہے۔ اس نے رک کر ایک گہرا سانس لی تھی۔ ماسٹر اب بھی تصویر کو گھور رہے تھے، مگر وہ رکا تھا، اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ ہچکچا رہا تھا، جانے کیوں؟ مگر ماسٹر نے اسے دیکھے بنا پوچھا تھا، یہ معلومات نقلی ہیں۔ اس کی بات پر ماسٹر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جب میں نے اس کی تحقیق کر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ گزرے ہوئے 3 مہینوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ ان 3 مہینوں میں گھر میں نہیں تھا۔ جب میں نے اس کی گہرائی سے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ وہ شہر سے باہر تھا۔ ماسٹر، وہ پھر سے رکا تھا اور ماسٹر کو لگا کہ کوئی دھماکہ کرنے والا ہے۔ وہ شہزاد شاہ کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ 3 مہینے وہیں تھا اور دھماکہ ہو گیا تھا۔ ماسٹر اپنی جگہ سے فوراً کھڑا ہوا تھا اور اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اسے یقین ہے، مگر وہ پوچھ نہیں سکا کیونکہ اس کے دل اور دماغ اس بات پر یقین کر چکے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ شخص فوراً آفس سے باہر نکلا تھا اور پھر وہ اپنے آپ پر مزید قابو نہیں کر پایا۔ پھر میز پر رکھی ساری چیزیں ایک زوردار آواز کے ساتھ نیچے گری تھی۔ دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے وہ سر جھکائے لمبی لمبی سانس لے رہا تھا۔ پھر اس کی نظر زمین پر گری ایک تصویر پر پڑی تھی۔ عمل اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی مسکراتی ہوئی۔ وہ جنونی انداز میں آگے بڑھا، وہ تصویر اٹھائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ نہیں تھی، اب دونوں الگ تھے۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ عمل کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آواز خطرناک حد تک سنجیدہ تھی، آنکھیں لال تھی اور پہلی بار اسے عمل مسکراتی ہوئی بری لگی تھی، بہت بری۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو گھر پر کوئی نہیں تھا، وہیں لانچ کے صوفے پر سر پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ اسے اب بھی خوف آ رہا تھا۔ اسے اب خوف کیوں آ رہا تھا اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا بات پریشان کر رہی تھی۔ وہ تو خود اس کے پاس گئی تھی یہ جانتے ہوئے کہ وہ شہزاد شاہ کا بندہ ہے، اسے اس شخص سے خطرہ ہے، وہ اسے پہچان لے گا تو مار دے گا۔ ہاں، وہ مطمئن تھی کہ اس نے اسے پہچانا نہیں تھا۔ اس رات وہ لوگ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے، وہ جانتی تھی کہ اسے وہ نہیں پہچانے گا، مگر آج ان 3 مہینوں کے ذکر پر اسے اس شخص سے خوف آ رہا تھا۔ مگر اسے خوف کیوں آ رہا تھا؟ وہ تو اب مرنے سے بھی نہیں ڈرتی تھی، پھر اس شخص سے کیوں؟
जाने कितनी देर इसी सोच में गुजरी थी, किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके वो चौंकी थी। उसने देखा सामने मुस्तफा खड़ा उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। तुम आज जल्दी आ गई, सब ठीक है ना? वो उसके लिए फिक्रमंद था। हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, थके हुए अंदाज में कहा था। मुस्तफा अब उसके साथ बैठ गया था। क्या हुआ तबीयत को? सर में दर्द है, सर पर हाथ रखते हुए कहा था। असल बात बताओ अमल, उसने पूछा था और अमल ने गहरी सांस ली थी। वो आज मुझसे मदद मांग रहा था। उसने सर झुकाकर कहा, कैसी मदद? वो 3 महीने यूनिवर्सिटी नहीं आया था, उसे प्रीवियस असाइनमेंट्स चाहिए थी। अमल ने उसे देखते हुए कहा था और मुस्तफा ने देखा उसकी आंखें लाल थी। तो तुम जानती थी सब? फिर अब किस बात ने हैरान किया है तुम्हें? उसने पूछा था और उसे बहुत गौर से देख रहा था, जैसे उसे पढ़ रहा हो। हाँ, ठीक कहा तुमने, मैं तो सब जानती थी मुस्तफा, मगर उसके मुंह से सुनने के बाद जाने मुझे क्या हो गया। वजूद कांपने लगा मेरा, मुझे उससे खौफ आने लगा था। मुस्तफा वो अपनी ही हालत पर हैरान थी। तुम खौफज़दा नहीं हो स्लीपिंग ब्यूटी, मुस्तफा ने उसका हाथ थामते हुए कहा था। मैं हूं, उसने कहा था। नहीं हो, मुस्कुराकर कहा था। मगर मुझे महसूस हो रहा है, वो उसे हैरानगी से देखते हुए कह रही थी। गलत हो रहा है, तुम उससे खौफज़दा नहीं हो, बस तुम उस रात से खौफज़दा हो। वो रात तुम्हारी कमजोरी है अमल, उसे याद करती हो, उसे ताज़ा करती हो तो दोबारा उसी हालत में पहुंच जाती हो तुम। तुम्हें अगर किसी से खौफ है तो बस वो रात है। तुम्हें उस रात को ताज़ा होने से रोकना होगा। ब्यूटीफुल गर्ल, नरमी से एक लफ्ज अदा किया था। अमल कुछ देर उसे देखती रही थी, मगर मैं उसे भूल नहीं सकती मुस्तफा। मैं जानता हूँ उस रात को भूलना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, मगर तुम उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। ऐसे जैसे उसे याद करके तुम्हारा वजूद कांपने की बजाय तुम्हें हौसला दे। उसकी बात पर अमल बेख्तियार मुस्कुराई थी। वो रात मुझे हौसला कैसे दे सकती है? मुस्तफा अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। बिल्कुल दे सकती है। जिंदगी के दिए हुए दर्द आपको तोड़ जरूर देते हैं, मगर उसके बाद आप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि फिर इंसान अपनी रफूगिरी खुद करता है। वो रुका था और फिर मुस्कुराकर अमल की आंखों में देखा था। और जो इंसान अपनी रफूगिरी करना सीख ले, उसे जिंदगी दोबारा तोड़ नहीं पाती, उसने कहा था। और कुछ देर के लिए अमल ठहर गई थी। मुस्तफा के अल्फाज उसके दिल पर असर कर रहे थे। ये मुश्किल है, मगर जानती हूँ कि नामुमकिन नहीं है। वो खड़ी हुई थी। क्या लंच नहीं कराओगे मुझे? उसने कहा था और मुस्तफा का मुंह बन चुका था। तुम एक काम करो, वापस बैठ जाओ, खड़े होते हुए कहा था। क्यों? वो अनजान बनी थी। क्योंकि अब तुमने मेरी जेब पर नजर रखनी शुरू कर दी है, उसने कहा था और अमल मुस्कुराई थी। हाँ तो क्यों ना रखूं दोस्त, क्यों ना रखूं दोस्त, होते ही इसलिए। चलो अब। वो अब दरवाजे की जाने पड़ी थी। वाह, लंच की बात आई तो फौरन दोस्ती याद आ गई। दोनों एक जैसे हो। गाड़ी की चाबी उठाते हुए वो उसके पीछे आता। कौन दोनों? तुम और मास्टर, कैसे कहते साथ ही उसने गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खोला था। प्लीज अपने उस मास्टर का जिक्र करके मेरा मूड खराब ना करो, कहते साथ वो अंदर बैठी थी। ओके मैम। वो अपनी जगह पर बैठ चुका था। कुछ देर बाद गाड़ियां वहां से आगे निकल चुकी थी। वो उसी सड़क पर काफी पीछे एक और कार खड़ी थी, जिसमें मौजूद शख्स ने उन दोनों के जाने के बाद गाड़ी स्टार्ट की थी। साथ ही मोबाइल पर किसी को कॉल मिलाई थी। काम हो गया है बॉस, मैं आ रहा हूँ बस, कहकर उसकी कॉल कट की थी और गाड़ी का रुख दूसरी जाने मोड़ दिया था। वो उस वक्त टेरेस पर रखी कुर्सी पर बैठा था। नजरें आसमान की जानिब थी और सोच वो बस एक इंसान पर अटकी थी। अमल, 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 बस यही एक नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था। वो बहुत खूबसूरत है। जब पहली बार उस पर नजर पड़ी तो उसके दिमाग में आने वाला पहला ख्याल यही था। वो बहुत सादा थी और उसकी सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर जब उसने साथ बैठने का पूछा तो वो इनकार नहीं कर सका। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था वो किसी के साथ बैठा हो। वो हमेशा अकेले बैठना पसंद करता था। अगर मजबूरी में किसी के साथ बैठाया ही हो तो वो कोई लड़की नहीं हो सकती थी। उसे लड़कियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसकी दिलचस्पियां तो कहीं और थी और यही ख्याल उसे परेशान कर रहा था। कहीं वो इन दिलचस्पियों का हिस्सा तो नहीं थी। वो लड़की उस रात उसका चेहरा नहीं देख सका था, मगर उसे आज भी याद था उसका भागना। अपनी जान बचाने के लिए वो भाग रही थी। जख्मी हालत में भी वो रुकी नहीं थी। दर्द में भी वो हिम्मत नहीं आ रही थी। उसकी यही हिम्मत उसकी हिम्मत तोड़ रही थी। वो उसका चेहरा ना देख कर भी देख रहा था। उसकी आंखों में कर्ब, वही कर्ब उसका सुकून छीन चुका था। उसने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की थी, मगर वो उसे कहीं नहीं मिली थी। मगर वो मुतमिन था, उसे यकीन था कि वो जहां भी होगी उस जैसे लोगों से महफूज होगी, वो जिंदा होगी। और कहीं ना कहीं शायद वो चाहता था कि वो जिंदा हो, क्योंकि जमीर एक और बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मगर आज आज उसे उस कर्ब की एक झलक, सिर्फ एक हल्की सी झलक अमल की आंखों में दिखाई दी थी और वो डर गया था। अमल वो नहीं हो सकती, अमल वो नहीं होनी चाहिए, वो इतनी मासूम सूरत नहीं हो सकती। अमल तो वो पहली लड़की थी जिसके लिए दिल को कुछ महसूस होने लगा था। अमल तो ऐसी थी कि उसे देखते उसकी हिफाजत करने का दिल चाहता था, उसके साथ रहने का दिल चाहता था, उससे बातें करने का दिल चाहता था और उसकी पसंद बनने का दिल चाहता था। अमल वो कैसे हो सकती थी? और अगर वो अमल ही हुई तो क्या करोगे तुम? दिल ने एक और सवाल किया था और उसका सवाल, और इस सवाल पर वो डर गया था। नहीं, वो अमल नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। उसने अपने आप को तसल्ली दी थी। अगर कोई
अगर हुई तो क्या करोगे तुम? अब की बार दिमाग ने सवाल किया था। ये दिल और दिमाग भी कभी कभी एक ही बात करते हैं, और ऐसा हो जाए तो इंसान दोनों से हाथ धो बैठता है। अगर ऐसा हुआ तो उसका जवाब वो खुद से नहीं ले पा रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे। इन 3 महीनों में उसने सिर्फ एक ही दुआ की थी कि वो लड़की उसे कभी ना मिले, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो लड़की उसे मिल गई तो ना चाहते हुए भी उसे मानना होगा, या फिर उसे शहजाद शाह के हवाले करना होगा। तो क्या वो अमल को मार देगा? तो क्या वो उसे शहजाद शाह के हवाले कर देगा? उसने खुद से पूछा था। और दूसरी जानिब खामोशी थी, मुकम्मल खामोशी। बॉस? उस खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा था। वो झटके से सीधा हुआ था। सामने अहमद खड़ा था। जाने वो कब यहाँ आया था? तुम कब आए? उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा था। बस अभी ही आया। तुम ठीक हो? उसने पूछा था। हाँ ठीक हूँ मैं। क्या मालूमात मिली तुम्हें? उसने पूछा था। अंदाज संजीदा था और दिल फिर से दुआ करने लगा था। अमल वो ना हो, अमल वो ना हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कुछ? अहमद ने एक सवाल करना चाहा था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि फरहाद ने उसे क्यों अमल की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा है। नहीं अहमद प्लीज, अभी मुझसे कोई सवाल मत करो। मुझे सिर्फ वो सब बताओ जो तुमने मालूम किया है। उसके जवाब पर अहमद ने उसे गौर से देखा था। वो बहुत बेचैन लग रहा था। ओके, उसने कहकर एक गहरी सांस ली थी और फरहाद की सांस रुक गई थी। वो उसकी स्कूल लाइफ वो स्कूल लाइफ से यही रहती है, इकलौती है। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही है। उसके फादर एक होटल के मैनेजर हैं। ग्रेजुएशन के फौरन बाद उनका ट्रांसफर नारायण में हो गया था, तो वो उसे लेकर नारायण चले गए थे। मैंने रिकॉर्ड निकलवाया है। वो 4 महीने नारायण अपनी फैमिली के साथ रही, फिर मास्टर्स के लिए वापस अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ वापस आई, उसने कहा था। और फरहाद ने सुकून का सांस लिया था। मगर एक बात अजीब है, अहमद ने कहा था। क्या? वो यहाँ अपने घर में रहने की बजाय किसी फ्लैट में रह रही है। वहां उसके साथ मैंने एक लड़के को भी देखा है, जबकि जहां तक मुझे शांति ने बताया था वो मैरिड नहीं है। अहमद की बात पर फरहाद के चेहरे के तासुरात खतरनाक हद तक बिगड़े थे। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? सख्त लहजे में कहा था। मैंने सिर्फ वो कहा जो मैं देख कर आ रहा हूँ। अभी भी वो उसी लड़के के साथ लंच करने गई है। मैंने खुद दोनों को जाते देखा था। और अहमद की बात पर जाने क्यों, मगर उसे बेहद गुस्सा आया था। तुम जा सकते हो, कहते साथ वो खड़ा हुआ था और चेहरा गुस्से से लाल था। तुम्हें क्या हुआ है? अहमद उसे हैरानगी से देखता खड़ा हुआ था। जाओ अहमद। इस बार आवाज ऊंची थी और अहमद खामोशी से वहां से निकल गया था। वो जानता था कि फरहाद गुस्से में आपे से बाहर हो जाता था, मगर उसे अब भी समझ नहीं आया था कि उसे गुस्सा किस बात पर आया है। वो जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो क्लास शुरू हो चुकी थी। जल्दी से अंदर आकर वो सबसे पीछे रखी खाली कुर्सी पर बैठ गई, जबकि दाएं जाने मौजूद फरहाद ने उसे सवालिया निगाहों से देखा था। वो उसके साथ क्यों नहीं बैठी थी आज, जबकि वो इसका इंतजार कर रहा था। मगर अमल की तवज्जो अपने बैग से नोटबुक निकालने के बाद प्रोफेसर के लेक्चर पे थी। आज वो बहुत रिलैक्स थी। मुस्तफा की बातों ने उसे वाकई बहुत हौसला दिया था। लेक्चर के दरमियान उसे महसूस हुआ कि उसके साथ बैठा शख्स अपनी जगह से दबे पांव उठा था और फिर कोई वहां आकर बैठा था। उसने अब उसकी जानिब देखकर वो हैरान रह गई। फरहाद उसके साथ आकर बैठ चुका था और उसकी तवज्जो प्रोफेसर पर थी, ऐसे जैसे जाने कब से वो यहाँ बैठा उन्हीं को सुन रहा हो। अमन ने कुछ देर उसे देखने के बाद अपनी तवज्जो भी प्रोफेसर की जानिब की थी। कैसे हैं आप? धीमी आवाज थी। वो उसकी जानिब देख नहीं रहा था, मगर बात उसी से कर रहा था। ठीक हूँ, और आप? उसने भी बिना देखे पूछा था। बेचैन हूँ, सच्चाई से जवाब दिया गया था। क्यों? आपकी वजह से। उसके जवाब ने अमल को उसके जानिब देखने पर मजबूर कर दिया था। वो अब भी पुरसकून था, मगर अमल उसका जवाब समझ नहीं पाया था। क्या वो उसे पहचान चुका था? मेरी वजह से? कुछ देर की खामोशी के बाद कहा था। जी, आपकी वजह से। उसने अब अमर की जानिब देखा था। कुछ देर दोनों एक दूसरे की जानिब देखते रहे थे, जब फरहाद ने ये खामोशी तोड़ी थी। क्या आप मेरे साथ कॉफी पियेंगी? वो उसके सवाल पर अमर मुस्कुराई थी। श्योर। और फिर क्लास खत्म होने के बाद कुछ देर बाद वो दोनों कैफेटेरिया में साथ बैठे थे। दोनों के सामने कॉफी के कप रखे थे जिसमें से भाप निकल रही थी। यकीनन वो कॉफी गर्म थी। वैसे ये अजीब नहीं है, फरहाद ने उससे कहा था। क्या यही कि हम दोस्त बन चुके हैं और फिर भी हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते? उसके अल्फाज पर अमन ने हैरान होकर उसे देखा था। क्या हम दोस्त बन चुके हैं? जो सोच रही थी वो कह भी दिया। तो क्या नहीं बन सकते? सवाल के जवाब में सवाल हुआ था। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? अमन ने मुस्कुराकर कहा था। यही तो वो चाहती थी। तो फिर बताएं। फरहाद ने आगे की जानिब झुककर कहा था। क्या वो समझी नहीं थी? जो दोस्तों को एक दूसरे के बारे में मालूम होना चाहिए अपने बारे में बताएं। अमल? फरहाद अब उसके मुंह से सब सुनना चाहता था। जो बात उसे कल से परेशान और बेचैन कर रही थी वो उसे क्लियर करना चाहता था। पहले आप बताएं, अमल ने कहा था। ओके। सीधा होकर बैठा था। मेरा नाम फरहाद है, यहाँ अकेला रहता हूँ। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पेरेंट्स का इंतकाल हुआ था। पापा लॉयर थे, इसलिए मुझे उनके बाद कोई खास मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हीं के पैसों से तालीम मुकम्मल कर रहा हूँ। वो रुका था, शायद उसे पापा याद आए थे। आगे क्या करने का इरादा है? कोई जॉब वगैरह? वो उसे जो जानना चाहती थी वो पूछ भी रही थी। जर्नलिस्ट बनने का इरादा है। मीडिया ज्वाइन करूंगा। फिलहाल तो इसी मकसद के लिए मेहनत कर रहा हूँ। कंधे उचकाकर कहा था। गुड।
कॉफी का एक सिप लेते हुए कहा था, अब आपकी बारी। वो अब दोबारा आगे को झुका था। अमल देख सकती थी उसकी आंखों में बेचैनी थी। मेरा नाम अमल है, मामा हाउसवाइफ है और पापा एक होटल के मैनेजर हैं। कुछ महीने पहले उनका ट्रांसफर नारायण की ब्रांच में हुआ और हम तीनों वहां चले गए। मामा की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूं, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। हालांकि मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, मगर उनकी ख्वाहिश मुझे यहाँ ले आई। वो कहकर खामोश हुई। आखिरी अल्फाज कहते साथ ही उसकी आंखें नम हुई थी। फरहाद समझ चुका था कि उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है। तो यानी आप भी अकेली रहती हैं? फरहाद ने पूछा। नहीं, उसने कहा था। फिर? और यही तो वो सवाल था जिसका जवाब फरहाद के लिए बेहद जरूरी था। मैं घर में अकेली नहीं रहना चाहती, इसलिए अपने कजन्स के फ्लैट में उनके साथ रहती हूँ। कॉफी का एक और सिप लेते हुए उसने फरहाद की जानिब गौर से देखा था। वो कुछ हैरान हुआ था। कजन्स? उसने जोर देकर पूछा था। यस, मेरा एक मैरिड कजन कपल यहाँ रहता है, उन्हीं के फ्लैट में रह रही हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा था। फरहाद ने गहरी सांस ली थी। अहमद, तुम तो गए, उसने दिल में अहमद को धमकी दी थी। गुड। और फिर वो कहता वो मुस्कुराया था। अमल भी मुस्कुराई थी। दोनों अपनी क्लास की जानिब जा रहे थे। फरहाद के चेहरे पर अब कोई बेचैनी नहीं थी, वो मुस्कुरा रहा था और अमल उसकी मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराई थी। उसे गुजरी हुई रात याद आई थी जब मुस्तफा उसके पास आया था। ये लो, एक फाइल उसकी जानिब बढ़ाई थी। ये क्या है? उसके साथ हाथ से फाइल लेते हुए अमल ने पूछा था। तुम्हारी डिटेल्स हैं, तुम्हारा बैकग्राउंड और पास्ट, सब कुछ इसमें मौजूद है। इसे पूरे डाटे को याद कर लो तुम। उसकी बात पर अमल ने हैरान होकर उसके देखा था। मैं अपने बारे में सब जानती हूँ मुस्तफा, मुझे क्या जरूरत है कुछ याद करने की? फाइल रखते हुए उसने कहा था। मुझे मालूम है, मगर वो डिटेल्स हैं जो तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के बाद किसी को मालूम होंगी, इसलिए इन्हें याद करो। वो फरहाद अब तक ये सब जान चुका होगा। मुस्तफा की बात पर उसने समझकर सर हिलाया था। तुम तो बहुत काम के बंदे हो, मुस्कुराकर कहा था। तुम्हारी हिफाजत करना तो मेरा अव्वलीन फरीजा है, स्लीपिंग ब्यूटी, उसे आंख मारते हुए कहा था। वो हंसी थी। और इसमें फरहाद की भी डिटेल्स हैं। वो जो जो तुम्हें बताएगा। वो दोबारा हैरान हुई थी। और तुम्हें कैसे मालूम कि वो मुझे क्या बताएगा? उसने पूछा था। क्योंकि मैं मुस्तफा हूँ, ब्यूटीफुल गर्ल। तुम्हारा पास्ट हाइड कर सकता हूँ तो किसी का प्रेजेंट हैक भी कर सकता हूँ, फखरी अंदाज में कहा था। ओह, देखते हैं कि तुम्हारा काम कितना पायदार है, उसने कहा था। जरूर देखना। एक और बात, मुस्तफा जाते जाते रुका था। मैं और माया मैरिड कपल है। और मुस्तफा की इस बात पर उसने उछलकर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हैरानगी की इंतहा पर थी। ओफो स्लीपिंग ब्यूटी, सिक्योरिटी कोड भी तो जरूरी होता है ना, वो कहकर पलट चुका था। और अमल ने उसकी बात समझकर फाइल उठाई थी। उसे सब याद करना था। चले? फरहाद के बाद उसे सोचो से बाहर लाई थी। वो उसे क्लास के अंदर जाने का कह रहा था। चले, मुस्कुराकर कहती वो अंदर आई थी, मगर इस बार ये मुस्कुराहट मुस्तफा के लिए थी, उसके काम के लिए थी। वेल डन मुस्तफा। दिल में उसे शाबाशी देकर वो फरहाद के साथ बैठ चुकी थी। वो इस वक्त स्टडी में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जब उसका मोबाइल बजा था, उसने देखा मास्टर का मैसेज था। अपने ईमेल्स चेक करो। मुख्तसर से मैसेज पर उसने गहरी सांस ली थी। जरूर मेरे लिए एक नया काम निकाला होगा, इसी सोच के साथ वो दोबारा लैपटॉप की जाने मुतवज्जा हुआ था। उसने अपनी ईमेल्स चेक की तो टॉप पर ही उसे मास्टर की ईमेल मिल चुकी थी। उसने ईमेल खोली, वो हैरान रह गया था। इसे कहो फरहाद से दूर रहे, वरना। उसने देखा साथ ही अमल और फरहाद की यूनिवर्सिटी की एक तस्वीर अटैच थी। वो दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे। ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, खुद से कहते उसने अपना सर थाम लिया था। एक और ईमेल आई थी। उसने देखा। और हाँ, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे मुस्तफा, लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। और मुस्तफा जानता था ये एक धमकी थी। उसने कुछ सोचकर रिप्लाई दिया था। सॉरी मास्टर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो इसके अलावा कह भी क्या सकता था, मगर वो कुछ कर जरूर सकता था। लैपटॉप बंद करके वो फौरन खड़ा हुआ था। मेज पर से गाड़ी की चाबी उठाकर वो फ्लैट से बाहर आया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो अमल की यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा था। वो शानसे के साथ बाहर आई थी। उसे सामने खड़ा देखकर वो शानसे को बाय कहती उसकी जानिब आई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुस्तफा? गाड़ी में बैठने साथ उसने कहा था। मसला हो गया है अमल। वो बेहद संजीदा था। क्या मसला? सब ठीक है ना? वो अब परेशान हुई थी। कुछ ठीक नहीं है, तुमसे कहा था मैंने ये सब मत करो, मास्टर को पता लगा तो वो कयामत ले आएंगे, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुस्तफा अब उस पर बरस पड़ा था, जबकि वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। अब चुप क्यों हो गई हो तुम? उसकी खामोशी ने मजीद उसे चिढ़ाया था। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए चुप करके चलो, घर जाकर जवाब दे दूंगी मैं तुम्हें। कहते साथ वो खिड़की से बाहर देखने लगी थी। अब वो दोनों खामोश थे। फ्लैट में आते उसने अपना बैग लाउंज में रखे सोफे पर रखा और दोनों हाथ अपनी कमर पर टिकाकर वो मुस्तफा के सामने खड़ी थी, मानो जैसे लड़ाई के लिए फौरन तैयार। अब बोलो, क्या बात कह रहे थे? तुम्हारा वो थर्ड क्लास डांसर क़यामत ले आएगा। मुस्तफा ने उसकी जानिब हैरानगी से देखा था। उस वक्त तो एक लड़ाका औरत लग रही थी। तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था कि वो ये सब मत करो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो, पता लग गया ना उन्हें सब। अपना मोबाइल उसकी जानिब बढ़ा दे, उसने कहा था। अमल ने मोबाइल लेके
ई मेल पड़ी थी और फिर एक मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ था। तुम मुस्कुरा रही हो? मुस्तफा ने हैरानगी से उसे देखते हुए कहा था। क्या हो गया मुस्तफा? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मोबाइल मेज पर रखते हुए वो सोफे पर आराम से बैठी थी। परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? उन्होंने धमकी दी है। अमल उसे समझाना चाह रहा था मगर अमल तो जैसे कुछ समझने के मूड में ही नहीं थी। उसकी धमकी से तुम डर सकते हो मुस्तफा, मगर मैं नहीं, और यही तो चाहती थी मैं। देख लेना, आज ईमेल आई है, एक दिन वो खुद यहाँ होगा, फातिहाना अंदाज में कहा था। तुम पागल तो नहीं होगे? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो कोई आम इंसान नहीं है? वो भी इस शहजाद शाह की तरह खतरनाक है। अमल, मास्टर से जंग करके तुम सिर्फ अपना नुकसान करोगी। उसके साथ बैठते हुए कहा था। मेरे पास अब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी नुकसान की फिक्र हो, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें भी जॉब से नहीं निकालेगा क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है, मुस्कुराकर कहा था। इससे पहले मुस्तफा को जवाब देता डोरबेल ने दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। कौन आ गया? मुस्तफा ने खड़े होते हुए कहा था। डरो मत, तुम्हारा मास्टर नहीं होगा, मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था और मुस्तफा उसे घूरते हुए दरवाजे की जाने पड़ा था। अमल ने सोफे की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद की थी। ये तुम्हारे लिए आया था। मुस्तफा के बाद पर उसने आंखें खोली। उसके हाथ में एक पैकेट था। ये किसने भेजा? पैकेट लेते हुए उसने हैरानगी से पूछा था। मास्टर ने, मुस्तफा ने जवाब दिया और अमल चौंक गई थी। खोलो अब इसे, तुम्हारे कारनामों का पहला नतीजा है। ये तंजिया अंदाज था। उसका तंज इग्नोर करके उसने पैकेट खोला था और अंदर मौजूद चीज ने उसे चौंका दिया था। मोबाइल? उसने मोबाइल बाहर निकालते हुए कहा था। वो भी एप्पल? तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए मुस्तफा ने कहा था। एक पेपर भी है साथ। अमल ने पेपर निकाला था जिसमें कुछ लगा था। हम तीनों के अलावा किसी और से इस मोबाइल से राब्ता करने का सोचना भी मत। एक और धमकी थी जिसने अमल पर कोई असर नहीं किया था। उसने पेपर मेज पर फेंका और मोबाइल की जानिब मुतवज्जा हो गई। अब ये देने का क्या मतलब है? मोबाइल को तो उसने पूछा था जिसमें एक नंबर मास्टर के नाम से सेव था। यही कि तुम्हें अब उन्हें रिपोर्ट करनी होगी। मुस्तफा ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया था। कैसी रिपोर्ट? वो समझी नहीं थी। यही कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। हाथ से इशारा करते हुए वो जनान अंदाज में कह रहा था। सोच है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली और मैं इस धमकी से डरने वाली भी नहीं। खड़े होते हुए उसने कहा था। तुम्हें डरना चाहिए अमल, ये सिर्फ धमकी नहीं है। वो संजीदा था। मेरे लिए ये सिर्फ धमकी है। और अब उसने मोबाइल मुस्तफा के सामने लहराया था। मैं इस मोबाइल से सबसे पहली कॉल फरहाद को करने वाली हूँ, कहकर वो अपने कमरे की जानिब गई थी। ये दोनों वाकई एक जैसे हैं, वो सोचकर रह गया था। वो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, नजर बार बार मोबाइल पर जा रही थी, शायद किसी का इंतजार कर रही थी। और फिर कुछ लम्हों बाद उसने एक शख्स को रेस्टोरेंट में आते देखा था और फौरन सीधी हुई थी। वो उसकी जानिब आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम डियर, मुस्कुरा कर कहते हुए उसके सामने बैठा था। वालेकुम सलाम। वो मुस्कुराई नहीं थी। कैसी हो तुम? उसका अंदाज संजीदा देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। क्यों बुलाया है तुमने मुझे? उसकी जानिब झुकते उसने धीमे अंदाज में कहा था। तुम्हें बुरा लगा? उससे पूछ रहा था, आवाज में अफसोस था। तुम जानते हो कि हमारा मिलना खतरनाक है, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। वो धीमी आवाज में कह रही थी, मगर उस आवाज में गुस्सा झलक रहा था। यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता। तुम परेशान हो तो तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की थी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बोलो क्या कहना है? मोबाइल पर वक्त देखते उसने कहा था। तुमने मुझे अपने यहाँ आने का क्यों नहीं बताया? वो उससे शिकायत कर रहा था। मेरे बताने ना बताने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें मालूम तो हो ही गया था। वो अब भी गुस्सा थी। मुझे कभी मालूम ना होता अगर मैं तुम्हें अस्पताल में न देखता। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था माया, उसे यकीन दिलाना चाहता था। हाँ, सारे इत्तेफाक हमारे साथ ही तो होते हैं। मैंने जब जब तुमसे छुपकर कुछ भी किया है, तुम हमेशा इत्तेफाक से सब जानकर मेरे सामने आ जाते हो। यही बात है ना? तंजिया अंदाज था। मैंने अगर तुम पर नजर रखी होती तो तुम जानती हो कि आज तुम यहाँ न बैठी होती और आज मैं हर वो काम कर चुका होता जो मैं करना नहीं चाहता। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तुम पर नजर नहीं रख रहा मैं, ना ही तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि तुम मुझसे छुप नहीं पाती, क्योंकि कुदरत ऐसा चाहती ही नहीं है। आखिर वो हमारे रिश्ते से वाकिफ जो है। आखिर अल्फाज उसने माना खेज अंदाज से कहा था। हमारा रिश्ता, वो कहकर खड़ी हुई थी। अपना बैग उठाया था। वो शख्स भी खड़ा हो चुका था। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है फरहाद। वो रिश्ता उसी रात खत्म हो गया था। उस रात तुमने 2 नहीं 4 इंसानों को जला दिया था और मैं भी उनमें शामिल थी। वो कहकर वहां से जा चुकी थी जबकि फरहाद उसे जाता देख रहा था। उसकी आंखें लाल थी। नहीं माया, उस रात मैंने 4 नहीं 5 इंसानों को जलाया था, वो कह रहा था, मगर उसे सुनने के लिए माया वहां मौजूद नहीं थी। वो यूनिवर्सिटी आई थी तो सामने ही उसे फरहाद खड़ा नजर आया था। वो उसकी जानिब आई थी। यहाँ क्यों खड़े हैं? उसने पूछा था। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अमल कुछ हैरान हुई थी। ये आपसे तुम पर काफी जल्दी नहीं आ गया? वो सोच कर रह गई थी। क्यों? अमल ने पूछा था। हमने प्रीवियस असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है अमल, मैंने सोचा आज का दिन हम इसी पर लगा देंगे। वो कह रहा था, मगर अमल उसकी बात नहीं समझी थी। लेकिन आज तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, असाइनमेंट्स का तो टाइम नहीं मिल सकेगा। मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हारा वेट कर रहा था कि अगर तुम चाहो तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ होने के बाद ये काम कर सकते हैं।
हैं। फरहाद की बात पर वो थोड़ी और कंफ्यूज हुई थी। मगर ये घंटों का काम है, हम यूनिवर्सिटी की बात कैसे करेंगे? मेरा मतलब है कि कहाँ? उसने पूछा था और फरहाद ने गहरी सांस ली थी। मेरे घर। उसके जवाब पर अमल की हैरत से आंखें खुल गई थी और फरहाद फौरन गड़बड़ाया था। मेरा मतलब है मैं, तुम और शांति और अहमद, हम चारों वहां होंगे, साथ काम करेंगे और फिर डिनर तक फ्री। उसने डिटेल बताई थी और अमल ने समझकर सर हिलाया था। तो फिर? उसे खामोशी देखकर फरहाद ने दोबारा पूछा था। मैं बता दूंगी आपको, भी क्लास में चलें। उसने फिलहाल टाना ही मुनासिब समझा, वो मुस्तफा से मशवरा लेना चाहती थी। ओके चलो कहकर वो दोनों क्लास की जानिब बढ़े थे। वो आज हॉस्पिटल नहीं गई थी, वजह कल होने वाली मुलाकात थी। वो अब भी परेशान थी। उस वक्त भी वो सोचों में गुम बैठी थी जब स्टडी से निकलकर मुस्तफा उसकी जानिब आया था। लंच रेडी हो गया? किचन में जाते हुए उसने पूछा था, मगर माया की जानिब से कोई जवाब न आने पर उसने पलटकर उसे देखा। वो कहीं और ही गुम थी। माया? उसने पुकारा था और वो चौंकी थी। हाँ। कहाँ गुम हो तो तुम? कहीं नहीं, लंच रेडी है, तुम बैठो मैं लगाती हूँ। खड़े होते हुए उसने कहा था। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ क्या सोच रही थी तुम? उसके सामने आकर उसने पूछा था। कुछ नहीं मुस्तफा, बस सर में थोड़ा दर्द है, इसलिए नजर चुराते हुए कहा था। और मुस्तफा ने बहुत गौर से उसे देखा था। माया, मुझे सच से बताओ क्या हुआ है? वो अब संजीदगी से पूछ रहा था। मुस्तफा, वो हिचकिचाई थी। वो? उसने पूछा था। मैं उससे मिली थी, वो धीमी आवाज में कहा था। किससे? मुस्तफा समझ नहीं सका था। मैं कल। और मुस्तफा के मोबाइल की आवाज ने उसकी बात काट दी थी। एक मिनट। वो अब अपने मोबाइल की जाने मुतवज्जा हुआ था। अमल की कॉल थी। हाँ अमल कहो। कॉल रिसीव करते हुए कहा था। व्हाट? वो तकरीबन चीखा था, जबकि माया भी अब उसकी जाने मुतवज्जा हो चुकी थी। चीख क्यों रहे हो? शांति से कुछ दूर खड़ी वो उससे कह रही थी। सोचना भी मत, मैं कह रहा हूँ अमल, सोचना भी मत। मास्टर की बात भूल गई तुम? मुस्तफा दाएं बाएं जानिब चक्कर लगाते हुए कह रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अमल के पास पहुंचे और उसे रोक ले। सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है मुस्तफा, और ये अपने मास्टर का जिक्र मत किया करो मेरे सामने। उसने जैसे मुस्तफा को वार्निंग दी थी। ठीक है, मैं नहीं करता अब उनका जिक्र, मगर तुम नहीं जाओगी, समझ गई? वो उसे साफ मना कर चुका था और अमल ने मजीद कोई बहस करना जरूरी नहीं समझा था। सोचूंगी कहकर उसकी कॉल कट कर दी थी। और दूसरी जानिब मुस्तफा तो जैसे तड़प गया था। क्या हुआ है? माया ने उससे पूछा था। कुछ नहीं, उससे कहकर वो अपने कमरे में चला गया था। वो माया को इस बारे में नहीं बता सकता था, मगर अमल ने उसे वाकई परेशान कर दिया था। क्या हुआ? वो मुस्तफा से बात करके पलटी थी कि शांति ने उससे पूछा था। उन्होंने मना कर दिया। उसने कंधे उचकाकर कहा। मगर क्यों? जाहिर है शान से फरहाद के घर इस तरह जाना कुछ अजीब ही लगेगा ना, उसे जानते हुए भी इतना अरसा ही कहा हुआ है हमें। बात तो अमल की भी ठीक थी। तो फिर एक काम करते हैं, कुछ सोते हुए शांति ने कहा था। क्या फरहाद के घर जाने में प्रॉब्लम है ना? मेरे तो नहीं, हम मेरे घर चलते हैं। और मसला चुटकियों में हल हो गया था। हाँ ये हो सकता है। अमल अब सोच में पड़ चुकी थी। बस फिर डन है ये, तुम यहाँ रुको, मैं अहमद और फरहाद को लेकर आती हूँ। वो कहकर पलट चुकी थी, जबकि अमल अब मुस्तफा को दोबारा कॉल मिला रही थी। अब क्या हुआ है? मत कहना कि तुम जा रही हो। मुस्तफा की तेज आवाज उसके कानों से टकराई थी। उफ मुस्तफा, आराम से बात किया करो, कानों में दर्द हो जाता है तुम्हारी आवाज से। अपने कान पर हाथ रखते हुए कहा था, जैसे वाकई दर्द हो रहा हो। मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाली हो? मुस्तफा पर कोई असर नहीं हुआ था। हम शांति के घर जा रहे हैं, अमल ने पुरसकून अंदाज में कहा था। अमल अमल अमल, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? तुम नहीं जा सकती। वो अब अपने बाल नोचने लगा था। बस कर दो मुस्तफा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और फरहाद इतना भी खतरनाक नहीं है जितना तुमने बना दिया। मैं जा रही हूँ और रात डिनर के बाद आऊंगी, बाय। और मुस्तफा के कुछ कहने से पहले ही अमल ने कॉल काट कर दी थी। डरपोक, दिल में मुस्तफा को नवाजा गया था। तुम उस फरहाद के साथ कहीं नहीं जाओगे। और वो रुक गई थी। ये मास्टर का मैसेज था और अगले ही लम्हे एक और मैसेज आया था। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो अमल, 1 घंटे में तुम वापस अपने फ्लैट नहीं पहुंची तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये खुली धमकी थी। कुछ पल के लिए, बस कुछ पल के लिए वो डर गई थी। चले? फरहाद की आवाज उसे ट्रांस से बाहर लेकर आई थी। उसने खाली नजरों से फरहाद की जानिब देखा था। चले अमल? उसे खामोश देखकर फरहाद ने दोबारा कहा था। हाँ चलो। वो उनके साथ चल पड़ी थी। तुम मुझसे छुप कर मुझे पर ऑर्डर नहीं चला सकते मास्टर, मैं तुम्हें सामने आने पर मजबूर कर दूंगी। वो अपने खात में मास्टर से मुखातिब थी। उसने मोबाइल में मौजूद उसके मैसेज बिना जवाब दिए डिलीट कर दिया था और वो मुस्कुराती हुई उनके साथ जा रही थी। मुस्तफा पूरा वक्त परेशान रहा था। माया उसकी परेशानी देख रही थी, मगर वो उससे कुछ पूछ नहीं रही थी। मुस्तफा ने कहा था कि अमल अपनी दोस्त के घर असाइनमेंट रेडी करने गई है और इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। ये रात के 9 बजे का वक्त था। मुस्तफा और टेरेस पर खड़ा बाहर देख रहा था। अमल अब तक वापस नहीं आई थी। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम उसकी जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हो उसके लिए? वो कोई बच्ची नहीं है मुस्तफा। माया अब चिढ़ने लगी थी। माया, मैं उसके
نہیں ماسٹر کی وجہ سے پریشان ہوں مایا. تم جانتی ہو کہ جو حرکت اس نے آج کی ہے ماسٹر اسے معاف نہیں کریں گے. وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ کام کرنے گئی ہے. اس میں ایسا کچھ غلط نہیں ہے کہ تم اور ماسٹر اسے روکو. مایا کو اب بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تم نہیں سمجھ سکتی مایا, جا کر ریسٹ کرو تم. وہ مایا کو فرحاد کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا. اس نے عمل سے وعدہ کیا تھا جیسا تمہیں ٹھیک لگے, کھڑے رہو یہیں اس کے انتظار میں. وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی. صبح سے اس کا موڈ خراب تھا. کچھ دیر اس طرح گزری تھی مگر پھر اچانک مصطفیٰ کو ایک گاڑی فلیٹ کے سامنے رکتی ہوئی نظر آئی تھی. وہ فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا تھا. ڈرائیونگ سیٹ سے احمد بھائی نکلا تھا جبکہ پچھلی سیٹ سے عمل اور فرحاد بھائی نکلے تھے. تھینک یو, اپنا بیگ کندھے سے لگاتے ہوئے کہا تھا. کوئی بات نہیں, تھینکس ٹو یو, تم نے بہت مدد کی آج, مسکرا کر کہا تھا. یو آر ویلکم. پائے دونوں کو ایک ساتھ کہا تھا. پائے وہ اب اپنے فلیٹ کی جانب آئی تھی. وہ مصطفیٰ فوراً ٹیرس سے نکل کر دروازے کی جانب آیا تھا. بیل بجنے سے پہلے اس نے دروازہ کھول دیا تھا. کیا بات ہے, بہت بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا میرا, مسکرا کر کہتی. وہ اندر آئی تھی مگر مصطفیٰ نہیں مسکرایا تھا. یہ کیا کرتی پھر رہی ہو تم, اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے سنجیدگی سے کہا تھا. کیا کیا ہے میں نے, وہ انجان بنی تھی. انجان مت بنو عمل, تم نے کہا تھا کہ تم شانزے کے گھر جا رہی ہو مگر اتنی رات کو تم اس کے ساتھ یہاں آئی ہو, وہ بھی اکیلی. دماغ خراب ہے تمہارا, وہ ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا جیسے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو. میں شانزے کے گھر ہی گئی تھی, وہ مجھے اکیلے نہیں آنے دے رہے تھے. فرحاد تو بس مجھے ڈراپ کرنے آیا تھا, تو مجھے کال کر سکتی تھی, میں آ جاتا تمہیں لینے. وہ اب بھی غصے میں تھا. تم آخر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو مصطفیٰ, فرحاد مجھے کوئی نہیں نقصان پہنچائے گا, تم جانتے ہو مجھے نہیں پہچانتا, میں نے کہا تھا. اس سے پہلے کہ مصطفیٰ جواب دیتا اس کے موبائل کی میسج ٹون نے اپنی جانب متوجہ کیا تھا. اسے آج کی حرکت کی سزا ضرور ملے گی, جسٹ ویٹ اینڈ واچ. اس نے میسج پڑھ کر عمل کی جانب دیکھا تھا. اب وہ پہلے سے زیادہ پریشان لگ رہا تھا. کیا ہوا, عمل نے پوچھا تھا جبکہ مصطفیٰ نے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھایا تھا. عمل نے میسج پڑھا تھا. میری پریشانی کی وجہ فرحاد نہیں ماسٹر تھے عمل, تمہیں فرحاد نہیں ماسٹر نقصان پہنچانے والے. اور مصطفیٰ کے الفاظ نے اس بار عمل کو بھی ڈرا دیا تھا. جانے کیوں مگر پہلی بار اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط کر دیا اور اب کچھ غلط ہونے والا ہے. پوری رات ان دونوں میں سے کوئی بھی سکون سے نہیں سو سکا تھا. مصطفیٰ کی پریشانی عمل تھی اور عمل کی پریشانی وہ خود تھی. وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مصطفیٰ بھی اسے آئے تیار نظر آئے. شاید وہ بھی کہیں جا رہا تم کہیں جا رہے ہو کیا, اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے اس نے پوچھا تھا. ہاں, مختصر جواب تھا. وہ اس سے ناراض تھا. کہاں, اس نے پوچھا تھا. تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے, اس کی جانب دیکھے بنا کہا تھا. مگر مصطفیٰ اس کی ضرورت نہیں ہے, میں چلی جاؤں گی. اور مصطفیٰ کی سنجیدہ نگاہوں نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی. چلو, چائے ختم ہوتے ہی وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا تھا اور عمل گہری سانس لے کر اس کے پیچھے. پورے راستے وہ دونوں خاموش رہتے. نہ ہی مصطفیٰ نے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اسے کچھ سمجھ آیا تھا, مگر وہ اتنا سوچ چکی تھی کہ وہ مصطفیٰ کو منا کر رہے گی. کیا بات ہے, تم کچھ پریشان لگ رہے ہو آج, فرحاد کی آواز سوچوں سے باہر لے کر آئی تھی. نہیں, ٹھیک ہوں میں, مسکرا کر کہا تھا. آر یو شیور, اسے غور سے دیکھتے ہوئے فرحاد نے پوچھا تھا. یس, اس نے کہا تھا. اور اس سے پہلے کہ فرحاد کو جواب دیتا ایک آواز نے اسے روک لیا تھا. آر یو مس عمل, ایک شخص ان کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا. یس, عمل نے جواب دیا تھا. میڈم, باہر آپ کے کزن آپ سے ملنے آئے, اس شخص نے کہا تھا. میرا کزن, پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا مگر پھر مصطفیٰ کا خیال آتے ہی وہ اٹھی تھی. مجھے چلنا ہوگا فرحاد, پھر ملاقات ہوتی ہے. فرحاد سے کہہ کر وہ باہر آئی تھی. اسے خوشی تھی کہ مصطفیٰ اسے لینے آیا ہے مگر اسے پریشانی بھی تھی. وہ ناراض ہے اس سے اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج اس کے لیے اسپیشل ڈنر بنا کر اسے منا لے گی. وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس آ کر دیکھ رہی تھی مگر مصطفیٰ اسے کہیں نظر نہیں آیا. کہاں کھڑا ہے یہ, موبائل نکالتے اس نے کہا تھا. مصطفیٰ کو کال کرنے لگی کہ اچانک کسی نے اس کے ناک پر رومال رکھا تھا. اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا.